नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात। खास मुलाकात में हम राजनीति से लेकर समाज सेवा और उद्योग जगत से लेकर ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले उन हस्तियों की बात करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष को समर्पित कर दिया और अब औरों के लिए उदाहरण बने हुए। उसी फहरिस्त में एक नाम है मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय चंपालाल बाठिया। ये वो व्यक्ति हैं, वो माँ भारती के लाल हैं, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना के न केवल साक्षी रहे बल्कि उसमें योगदान भी रहा। चाहे आरएसएस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अकाल की बात करें, सुकाल की बात करें, क्षेत्र के लोगों के प्रति समर्पण की बात करें, नाकोड़ा तीर्थ की बात करें, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से लेकर के लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ विजयराजे सिंधिया जैसे हस्तियों के साथ में उनको काम करने का अवसर मिला। जेल भी गए। आखिर जेल क्यों गए और किस किस तरह के कामकाज किए, उन सब पर बात करेंगे। पिछले लगातार 8 सालों से उनके पुत्र, उनके पूरा परिवार जो है गांव के लोगों के साथ मिलकर के पुण्यतिथि पर सेवा के आयोजन करते हैं। खासतौर पर यह कोशिश रहती है कि किसी के हाथ लगाना, किसी के पैर लगाना, किसी को ट्राईसाइकिल देना, सेवा का जो जज्बा उनसे सीखा उसी को आत्मसात करें। उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं गणपत बाठिया, जिनकी कोशिश रहती है कि उन्होंने जब अपने पिता से पाया वो जनता के अंदर समर्पित कर दे और इसीलिए बिना किसी पद की परवाह किए सिर्फ और सिर्फ चरव्रती करते हुए अपना जो कोशिश रहती है पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए। हालांकि किसी भी पुत्र द्वारा अपने पिता के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होता है, लेकिन जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, बहुत कुछ छोड़कर जाता है, उसको याद करना जरूरी है। उन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए चंपालाल बाठिया के पुत्र गणपत बाठिया इस वक्त हमारे साथ हैं। सवालों का सिलसिला उनसे शुरू करते हैं। कितना गर्व होता है, कितना गुरूर होता है, कितना अच्छा लगता है कि आप उस शख्स की संतान हैं जो मारवाड़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जेल जाने के लिए भी जाने जाते हैं और सेवा भाव के लिए भी जाने जाते हैं। मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई। परमपिता परमेश्वर ने मुझे चंपालाल जी बाठिया के घर में जन्म दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत उत्साह है। उनसे जो सीखा मैंने उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया है। मीसाबंदी के तहत उन्होंने बिना घर पे बताए आपातकाल के टाइम में नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। कश्मीर बचाओ आंदोलन हो, जितने भी देश में आंदोलन हुए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी प्रमुख रूप से दी। 2 बार पचपदरा जैसी जगह से नेतृत्व करना विधायक के रूप में उन्होंने क्षेत्र की जनता के तकलीफ को ध्यान में रखा। अगर उनके खाते में अगर देखें तो किस तरह से पचपदरा की जो तस्वीर उन्होंने विकास के लिहाज से बदलने की कोशिश की। पिताजी को कई बार टिकटें मिली। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी के समय पिताजी को लोकसभा की टिकट मिली। तब वहाँ से फ़ोन आया अटल जी का, आडवाणी जी का, कि भाई आपको सिंबल भेजा हुआ है, एक सिंबल खाली है, तो पुलिस नौकरी छोड़ के भैरव सिंह जी शेखावत अपनी पार्टी में आ रहे हैं, तो इनको टिकट। तो उस समय लड़ना भी बड़ा मुश्किल था, जब झंडा झेलने वाला कोई नहीं था। तो पिताजी ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके बहुत संघर्ष किया। आज जो बुनियाद खड़ी की है उसी का परिणाम है आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। उस समय भैरव सिंह जी को अपना सिंबल लेटर हटा के भैरव सिंह जी के नाम से सिंबल लेटर लगा के और अपने घर से ही चुनाव कार्यालय खोलकर उन्होंने भैरव सिंह जी के साथ में वहाँ से चुनाव लड़ाया भैरव सिंह जी को। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हम तो किसी को जबान भी दी पूरी नहीं कर पाते हैं और उन्होंने हाथ में आया हुआ टिकट दे दिया। आज अगर वो जीतते तो शायद केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर भी होते और उन्होंने भैरव सिंह शेखावत के लिए सीट खाली कर दी। पिताजी ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में जो उचित लगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रारंभिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने जो सीखा हमेशा त्याग तपस्या के तहत, और टिकट के मामले में जब आदेश दे दिया पार्टी ने कि भैरव सिंह जी को लड़ाना है तो सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और अपनी खुद की गाड़ी और खुद के घर से ही चुनाव कार्यालय खोलकर उनके प्रचार में लगे रही। आज वो बीच में नहीं है, लेकिन गौरव इस बात का कि आप उस दिन को कभी नहीं भूलते और आपने तो प्रण लिया है जब तक सांस है तब तक उनकी स्मृति में लोगों को आत्मसात करते हुए उनकी सेवा का जज्बा जारी रखेंगे। पूरा मारवाड़, पूरा राजस्थान, और यहाँ तक कि चूँकि जब वो मीसाबंदी के तहत जेल गए, कश्मीर बचाओ में जब जेल गए, तो आज पूरा मारवाड़ सबको उनको याद करें। पुण्यतिथि पर आपके जो भाव हैं अपने पिता के लिए किस रूप में, जिससे कि लोग भी जो प्रेरणा ले सकें, उनको याद आए कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह का योगदान दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पिताजी की पुण्यतिथि भी 3 फरवरी को है और जन्मोत्सव भी 3 फरवरी को है। 12वीं जन्म जयंती और 9वीं पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम है।
तो मैं ये सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये कार्यक्रम में हमारे पूरे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का, जनमानस का बहुत सहयोग रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में सेवा में निरंतर जो लगे हुए हैं उन लोगों को सेवा सम्मान, विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित करते हैं। दिव्यांग को ट्राईसाइकिल, सिलाई मशीन, स्वावलंबी बने महिलाएं और स्वर्ण यंत्र जो कम सुनते हैं उन महानुभावों को देने का प्रयास करते हैं। कृत्रिम पैर के भी कैंप लगाते हैं और ये रेगुलर चलता रहता है। एक बात समझ नहीं आ रही, देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का आपके घर पे आना, लालकृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का, सुधीर सिंह भंडारी का, रज्जू भैया का, मतलब शीर्ष भाजपा का नेतृत्व आपके नाकोड़ा बालोतरा में आता रहा, आपके परिवार पिताजी से संपर्क में रहा। बावजूद उसके जब पिताजी दो और विधायक बने, उनके पास चांस था, वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकते थे और इतना अच्छा चांस होने के बाद में कोई बहुत बड़ा पद ले सकते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने पद को ठोकर मार दी, कभी पद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्या वजह इसकी है? पिताजी क्षेत्र की जनता का कैसा भला हो, पश्चिमी राजस्थान में क्या क्या समस्या हैं, उनका निराकरण के लिए ही सतत चलते रहे। पार्टी ने जो आदेश दिया उस आदेश की पालना करने में ही हमेशा अपने आप को ढालते रहे। ऐसा क्या जुनून था? न तो कोई मंत्री पद लेते, न मुख्यमंत्री बने, लेकिन घर घर लोगों के पहुंच जाते। किसके घर में अनाज नहीं है तो अनाज लेके पहुंच जाते। जो अकाल का वक्त था तब की जो स्थिति है उसकी अगर बातचीत करें तो ये उनका क्या जज्बा था? और तो अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में चले जाते। पिताजी मेरे दादाजी हंजारीमल जी बांठिया, उनसे सीख ली। वो भी अकाल के समय मुक्त हाथ से अपना पूरा काम छोड़ के वहाँ अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते थे। पिताजी का हमेशा यही ध्येय रहता था कि जो अंतिम पंक्ति में जो मानव है उसको क्या चाहिए वो देने का प्रयास किया जीवन पर्यंत। 3 फरवरी को जन्म होना और 3 फरवरी को इनका देहावसान होना, ये शायद दुनिया में बहुत रेयर होता होगा। कैसे संभव है 3 फरवरी को? और वापस से आप बता रहे थे पूरे तिथि, कैसे संभव? आपने कभी चेक किया किसी रिकॉर्ड के अंदर कि ये पहला ही है? तिथि दोनों एक आना वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा रही। लेकिन ऐसे आप दरिया दिल कैसे हैं कि टिकट आया हुआ लौटा दिया? ओसवाल ठीक है, जैन है, खुले हाथ से खुले दिन से कोशिश करता है, पर आपको पता आज की राजनीति के लोग तो टिकट पाने के लिए पता नहीं कितने लाखों करोड़ों दे देते हैं। एडजस्टमेंट, घूमना फिरना, वो क्या कारण था कि भैरव सिंह जी को आया हुआ टिकट भैरव सिंह शेखावत को दे दिया और खुद जो है वो बिल्कुल साधारण जीवन जिया? उस समय राजीव जी चुनाव लड़ने वाले भी नहीं मिलते थे और पार्टी का प्रचार करने के लिए भी इक्के दुक्के लोग थे। पापा जी बता रहे थे कि गांवों के अंदर जब हम जा रहे थे तो गाड़ी के कोई पंचर कर लेते थे, वहाँ से पैदल आना पड़ता था, मिट्टी थी, गाड़ियाँ चल नहीं पाती थी, बहुत संघर्ष के साथ में चलते थे। टिकट, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, पार्टी का जो निर्णय होता था, पार्टी का जो निर्णय है उसी पे हमेशा पार्टी के निर्णय पे ही खरे उतरे। लेकिन ये भी बात समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बाद, ये अप्रोच होने के बाद में कभी उन्होंने फ़ोन करके अटल जी को नहीं कहा कि अटल जी मुझे अब तो किसी पद पे दे दो? बात तो 9 साल पहले की है। अटल जी को, तब तो अटल जी भी थे और अभी लालकृष्ण आडवाणी तो जिंदा हैं, मुरली मनोहर जोशी जिंदा है, रज्जू भैया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने लास्ट में तो आपके लिए भी कोशिश नहीं करी? पापा जी का कभी पद के लिए कभी रहा ही नहीं मन में। पार्टी जो ध्येय वो बढ़िया, हर हाल में मस्त रहते थे और सेवा उनका ध्येय था, जीवन पर्यंत सेवा करना, यही ध्येय था। लेकिन जसवंत सिंह जसोल जो हैं वो राज्यसभा कैसे पहुंचे? अगर आपके पिताजी नहीं होते तो शायद जसवंत सिंह जसोल राज्यसभा नहीं पहुंच पाते। वो क्या किस्सा था? क्योंकि हमारे जो सुनने में, हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से उस वक्त कुछ टिकट कम पड़ गए थे और आपके पिताजी का जो वर्चस्व केवल खुद की पार्टी में नहीं दूसरी पार्टियों में भी था। भैरव सिंह जी शेखावत साहब बालोतरा पधारे, बाबड़ा जी साथ में थे, तो मेरे निवास स्थान पर मैं बहुत छोटा था। उस समय ये बात चली कि भैरव सिंह जी ने ये बताया पापा जी को कि जसवंत सिंह जी को अपन ने खड़ा किया राज्यसभा में तो चुनाव हारने के कगार पे हो सकते हैं। 3 जो ये जालोर, सिरोही और इनके 3 एमएलए हैं जो स्वतंत्र पार्टी के, इन लोगों ने घोषणा कर दी कि हम वोट नहीं देंगे राज्यसभा में। तो भैरव सिंह जी ने कहा भाई ये वोट नहीं देंगे तो अपना टिपिकल रहेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो पिताजी उन तीनों को लेकर वहाँ पहुँचे और 1 वोट से जसवंत सिंह जी राज्यसभा चुनाव जीते। कहते कि माटी में कुछ होता है। पहले तो आपके दादाजी के संस्कार, आपके पिताजी में तो सेवा का जज्बा, उसके बाद आपका जो समाज है उनके अगर सारे गुरुओं की बात करें, नाकोड़ा तीर्थ की बात करें या ईश्वर की बात करें, वो हमेशा आपको, लेकिन नाकोड़ा तीर्थ में ट्रस्टी रहना, कोषाध्यक्ष रहना
और पूरे समाज को भी साथ लेके चलना और छत्तीस कौम का साथ लेके चलना, ये कॉम्बिनेशन कैसे बिठा देते? पिताजी का हमेशा ध्येय रहा। नाकोड़ा ट्रस्ट के काफ़ी लोगों ने और वहाँ के क्षेत्र के महानुभावों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक बार ट्रस्टी बने, फिर वहाँ से नाकोड़ा से कोषाध्यक्ष रहे। तो पिताजी का हमेशा यही रहा कि भाई वहाँ नाकोड़ा ट्रस्ट की भी सेवा करे और छत्तीसी कौम की सेवा करे। बालोतरा के अंदर औद्योगिक इकाइयाँ बहुत हैं, तो उद्योग विकास के लिए भी और किसानों को भी कोई समस्या नहीं आए, तो जब जब समस्या आई तो पिताजी तुरंत प्रधानमंत्री जी के पास गए। उस समय एक बार मोरारजी देसाई जी के पास में गए तो उनसे भी सारी बात बताई कि भाई ये हैंड टेक्सटाइल है तो इस पे ये टैक्स वैक्स नहीं लग सकता है। तो उन्होंने बात मान के तुरंत उनको रिलीव किया और जब जब समस्या आई तो पिताजी हमेशा किसानों के साथ और उद्योगपतियों के साथ भी खड़े रहे। छत्तीसी कौम का भी उन्होंने सेवा में ये नहीं देखा ये कौन सी जाति का, ये कौन है, क्या है, किस पार्टी का, कभी नहीं देखा। जो उनके दर पे आया, जिनका फ़ोन आया, जो भी आए, उनको जितनी जैसी सुविधा चाहिए थी, जो सहायता चाहिए थी, उन्होंने प्रदान करने के पूरे प्रयास किए। लेकिन वो क्या वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली छोड़ करके बालोतरा नाकोड़ा आना पड़ा? क्या वजह थी कि विजयराजे सिंधिया को आना पड़ा? वो क्या किस्सा था, कब की वो बात थी? अकाल के समय वहाँ राजमाता जी को किसी ने बताया कि चंपालाल जी भाटिया पूरे मारवाड़ में अकाल में बहुत काम कर रहे हैं, तो उनका काम देखने के लिए मेरे निवास स्थान 3 दिन राजमाता जी रुके और उनके साथ में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में गए और उनका बहुत अच्छा काम रहा राजमाता जी का भी पूरे क्षेत्र में। और 3 दिन तक रुकने से वो पूरे अकाल पीड़ित क्षेत्रों का जायजा भी ले पाए और पिताजी का काम देखकर बहुत संतुष्ट हुए। लेकिन अभी जिस तरीके से आप सेवा भाव करते हैं तो क्या, हालांकि पता नहीं आप विश्वास करते हैं नहीं करते हैं या बाकी में ऐसा कुछ होता नहीं होता क्या? जैसे एक पिक्चर आई थी उसमें गांधी जी दर्शन देते थे संजय दत्त को, क्या आपको पिताजी आपके दर्शन देते हैं और क्या प्रेरित करते हैं, गाइड करते हैं कि आपने रास्ता वही पकड़ रखा है, न आपको पद चाहिए और न आप तो सिर्फ सेवा में लगे रहते हैं और आपके व्यवसाय भी आपके बच्चे वगैरह सब संभालते हैं, तो ये सेम कॉपी टू कॉपी मानते हैं आप? राजीव जी, मेरे रक्त धमनियों में भी चंपालाल जी भाटिया का रक्त बह रहा है। तो उनके दिशा निर्देश और उनके सारे जो उनके संस्कार थे उनको ही लेकर और जो उन्होंने काम किया है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिताजी तो बहुत सेक्टर में, हर सेक्टर में बहुत काम कर रहे थे। मैं तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, आज कौन सी सीढ़ी पे चढ़ा हूँ, कितना काम कर पाया हूँ, ये आत्म अवलोकन का है, लेकिन जितना हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ काम करने की। कहते हैं कि जब पिता मजबूत होता है, पिता अटल होता है, तो पुत्र का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी असली सबूत भी है, प्रमाण भी है कि सख्त अनुशासन वो सब तो ठीक है, लेकिन राह गणपत भाटिया की भी आसान नहीं है। राजनीति के अंदर, भाजपा में, आरएसएस में बरसों से सेवाएं देने के बाद भी आज भी बिना किसी पद के कामकाज करें। लेकिन क्या है राजनीतिक भविष्य, किस किस के संपर्क में आखिर इस सरकार में या आने वाले समय में क्या मिल सकता है दायित्व? कई सारे विषय हैं जिन पर करेंगे इस ब्रेक के बाद बात। ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर समाज सेवा के जज्बे के चलते अपना घर लुटा करके अपना सर्वस्व लोगों को प्रति समर्पित करने के बाद में आज जो है वो इस परिवार की क्या है हालत। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ये खास पेशकश। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं बालोतरा पचपदरा मारवाड़ की पहचान चंपालाल भाटिया के पुत्र गणपत भाटिया। गणपत जी, आप उनको कॉपी करके उनके रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने अकाल में काम किया, आपने कोरोना में काम किया, जैसा उन्होंने आपको बनाया वैसा आप कोशिश करें, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से वो भी जीरो रहे क्योंकि उन्होंने पद नहीं लिया। आज पॉलिटिकल में आप एक साधारण से प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। आपकी इच्छा नहीं होती कि लाल बत्ती की गाड़ी हो, आपको पार्टी को जिम्मेदारी दे, संगठन में कोई जिम्मेदारी मिले, खूब आप आगे बढ़े? क्षेत्र की जनता का काम करना मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं करीब 10-11 जिलों के अंदर उसमें काम किया, लंपी में भी किया, कोरोना में भी किया। और पापा जी का भी यही उद्देश्य रहा हमेशा कि भाई काम करते रहो। और पार्टी का मुझे बहुत आज फ़ख्र है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और एक सामान्य साधारण सदस्य होना भी बहुत बड़ी बात है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस पार्टी को पिताजी ने सींच कर इतना बड़ा किया तो उसकी पार्टी की भी सेवा करना हमारा दायित्व है।
और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई दायित्व बिना भी काम किया जा सकता है और कर भी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार आपका मन तो अभी बीच में थोड़ा सा खराब हो गया था कि जिस पार्टी की सेवा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया, छोटे छोटे कार्यकर्ता वर्षों से समर्पित रह करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर जब कांग्रेस के कुछ साथियों को चुनाव के वक्त चुनाव जीतने के लिहाज से उसमें मिला लिया जाता है, वही कांग्रेस के लोग जो भाजपा को, आरएसएस को गाली दिया करते थे, कुछ अनर्गल बयान दिया करते थे, मन नहीं दुखता है? देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक नियम है कि व्यक्ति का निर्माण, ये अपन अपने साथ में लेके उनका निर्माण करेंगे और पार्टी वो भी राष्ट्र के नवनिर्माण में अपने साथ रहे, इसलिए वो भी आए तो उनका स्वागत है। उनको भी पार्टी के रीति नीति के साथ चलने का प्रयास भी करते हैं, वो भी प्रयास करते हैं और पार्टी बार बार अपने कार्य योजना को उनको बताते रहते हैं और जो भी हमारी प्रयोगशालाएं चलती है उसमें भी उनको सिखाया जाता है। लेकिन गणपत भाटिया जैसे और भी खूब सारे कार्यकर्ता जो बिना पद के दौड़ रहे हैं, फिर उनका क्या? यानी कि बाहर से आए, यहाँ पद पाएं और एंजॉय करें, तो फिर आदमी की आत्मा कहाँ है, आदर्श कहाँ है, सिद्धांत कहाँ है, अनुशासन कहाँ है, और फिर जो रीति नीति जो आरएसएस की है, जनसंघ की है, भारतीय जनता पार्टी की है, वो सब कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो रीति नीति है वो उस रीति नीति के तहत ही काम किया जाता है। किसी को बहुत ज़रूरी होता है, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, लेते हैं, तो उनको अपनी रीति नीति के साथ ही चलाते हैं। जो काम करते हैं तो खूब दायित्व होते हैं, संगठन में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो जिनका पार्टी जैसे जैसे अपने हिसाब से उनको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, तो कोई संगठन में काम करेगा, कोई पार्टी में चुनाव लड़ेगा। लेकिन फिर भी आपका इतना अप्रोच है, क्योंकि अगर अटल बिहारी वाजपेयी की उस हिस्ट्री को नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, आपकी इच्छा नहीं कभी जा करके मोदी जी का दरवाज़ा खटखटा करके कि मोदी जी, मेरे पिताजी का योगदान ना, अटल जी तो मेरे घर आते थे, अब आप मेरे को कुछ दीजिए? या कभी इच्छा नहीं कि जो प्रदेश की काफ़ी है, विजय राजे सिंधिया जी आपके निवास पे आती रही है, वसुंधरा जी, कहीं जाकर के कभी आपने कोशिश नहीं की या उनको दिखाई नहीं दिया कि कार्यकर्ता कितना दौड़ रहा है, कितना भाग रहा है? पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, और पार्टी जो काम देती है उसका सच्चे मन से, पूरे हौस हवास से, दिल से मैं उनका निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। पार्टी के अंदर मैं कहीं जाके कहूँ या ऐसा कुछ कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी जो दायित्व दे रही है मैं उसका काम कर रहा हूँ। मेरे को व्यापार प्रकोष्ठ में प्रदेश सह संयोजक हूँ, उसके नाते भी काम कर रहा हूँ। काम करना है, काम करते रहेंगे। क्षेत्र की जनता के काम नहीं रुकने चाहिए, मेरा ये ध्येय। 24 घंटे 365 दिन आप मोबाइल पे रहते हैं, हजारों ग्रुप के आप जुड़े थे, किसी का फ़ोन आ गया उसके आप फ़ोन पे मदद करते हो, खुद चले जाते हो, और आपके जो पिता ने आपको सिखाया। और कौन बेटा ऐसा है जो 9 साल तक स्मृतियों को जिंदा रख करके पुण्यतिथि का आयोजन करता है? पुण्यतिथि भी साधारण नहीं, असाधारण। कितना पैसा खर्च होता होगा, कितना गरीबों के लिए आप करते हैं, अब आपको लगता है कि उसका आपको फल मिलना चाहिए? ये पुण्यतिथि मेरे जितने भी पिताजी के साथ में जो महानुभाव काम करते थे उनकी इच्छा थी। गुलाब जी कटारे साहब के साथ में बैठे, वो हमारे ट्रस्ट के संरक्षक भी है, तो उन सबकी इच्छा थी कि पिताजी के हर वर्ष एक आयोजन करें जिसमें आंकलन करें वर्ष भर में अपन ने कितना काम किया, और इस दिन वितरण का भी काम करें और कुछ चिकित्सा कैंप का भी काम करें। तो ये सब लोगों के सहयोग से, सबके आने से, जब उनकी उपस्थिति में जो काम होता है, मुझे और उत्साह मिलता है और प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का, इसके और एक एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमें तो ये भी पता लगा कि आपकी पंजाब के राज्यपाल जो हैं वहाँ आपकी सीधी एंट्री है, गुलाब सिंह जी कटारिया से आपके पारिवारिक संबंध हैं और वो आपको हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। वो ही नहीं, राजस्थान के लगभग कद्दावर सभी उस श्रेणी के जितने भी जो नेता हैं वो सब सपोर्ट में हैं। लेकिन आपको लगता है कि कार्यकर्ता जो जमीन से उसको पूरा मान सम्मान भी मिलना चाहिए? कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी मान करके जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज करते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, तो जब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जब कोई न तो लोकसभा चुनाव है, न कोई आचार संहिता है, न कोई विधानसभा चुनाव, अब 4 साल तक फील्डिंग है जनता के कामकाज करने, तो आप जैसे कार्यकर्ताओं को और आगे बढ़ाने की जरूरत समझते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता पे अपनी नज़र रखती है और जितना जो दायित्व जिनको देना है वो देती रहती है और काम करने की उनको सीख देती रहती है। शिव विधानसभा का चुनाव था, उसमें जालम सिंह जी रावलोत उम्मीदवार थे, तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी पिताजी ने वहाँ उनका स्टेज शेयर किया था, दोनों ने साथ में भाषण दिए थे, और उस क्षेत्र में जब भी मोदी जी आए तो पिताजी ने उस समय उनके साथ रह के खूब आम सभाओं में भाग लिया। लेकिन जो पार्टी से पुराने रिश्ते हैं, आज बालोतरा में कोई काम पड़ता है तो प्रदेश मुख्यालय से आपके पास फ़ोन आ जाता है, संघ कार्यालय से फ़ोन आ जाता है, सब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फीडबैक आपसे लेते हैं।
इस वक्त अगर बात करें राइजिंग राजस्थान की, बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की, बात करें एक अच्छे बजट की तैयारी की, किस तरीके से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आकलन करते हैं, आप क्या देखते हैं? राइजिंग राजस्थान के तहत बालोतरा में जो पचपदरा में रिफाइनरी लग रही है, उससे संबंधित जितने भी उद्योग हैं उनको हमने ITI कॉलेज के तहत उसमें एक इनके टेक्निकल विषय लेने के लिए हमने निवेदन किया था। और बालोतरा का उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है, उसके अंदर भी हमने जो जो समस्याएं थी मुख्यमंत्री जी को भी लिख के भेजा था। व्यापार प्रकोष्ठ की जो मीटिंग थी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहाँ कार्यकर्ता है उन सब की एक बैठक करके जो समस्याएं उद्योग टेक्सटाइल में हैं और रिफाइनरी से संबंधित जो औद्योगिक क्षेत्र कटेगा उसमें भी जो भी हमने मांगे रखी थी उनमें रखी है। और रिफाइनरी के अंदर स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, हमने सबसे पहले ये कहा था। और ESR का फंड हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर खर्च हो, ये हमने मुख्यमंत्री जी से मांगा था। लेकिन हमने सुना कि पाली, जोधपुर और बालोतरा ये 3 मंडियां हैं टेक्सटाइल की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी। बालोतरा के अंदर भी काफ़ी कुछ आप लोगों ने संघर्ष किया, स्पेशली आपके पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया टेक्सटाइल उद्योग को बचाने की, और आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर भी फोकस करे तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो है वो यहाँ से इसको डेवलप किया जा सकता है? पिताजी ने उस समय पाली, बालोतरा, जोधपुर टेक्सटाइल की जो यूनिटें हैं इसमें जो पानी निकल रहा है एक क्लोज चैनल बनाकर खाड़ी में डालने का एक प्रपोजल दिया था। उस पर काफ़ी चिंतन हुआ, काफ़ी मंथन हुआ और भारत सरकार से भी पास हुआ एक बार, फिर स्टेट गवर्नमेंट अटक गया। मुख्यमंत्री जी को भी अच्छी तरह से बताया है और दिल्ली के अंदर भी हमारे नेताओं को बताया है। हमने उनको कहा कि ये सबसे बढ़िया रहेगा कि ये टेक्सटाइल उद्योग बड़ा अच्छा और पनपेगा और आर्थिक भारत जो विकासशील है, विकसित देश बनने में उसमें काफ़ी योगदान रहेगा। तो ये क्लोज चैनल बना के अगर डाल दें तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर अब ऑरा देखें, कभी कोई राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं, पैर छू लेते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, इसको कैसा दिखता है? आपको लगता है कि जो लक्ष्य वो लेकर के चले, भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हो रहा है, कुंभ का जो जिस तरह का आयोजन चल रहा है, इसको किस रूप में आप देखते हैं कि आज जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया? वाकई इस बातों में सच्चाई के धरातल पर नरेंद्र मोदी को लेकर के बाड़मेर की जनता, बालोतरा की जनता, नागौर की जनता क्या सोचती है? भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। उन्होंने जो भारत का नाम रोशन किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो वास्तव में अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है प्रत्येक भारतीय। 2014 से पहले आए दिन बम धमाके हो जाते थे, उनके बाद में एक भी बम धमाका नहीं। राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, ऐसे ऐसे जो मुद्दे थे उन्होंने बिना कोई झंझट, बिना कोई विवाद के अपना आप सलटाया। भारत का सौभाग्य है नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति अपने को मिले। लेकिन आप हर बार विधानसभा, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तन मन और धन से समर्पित रहते हैं, नतीजा क्या मिलता क्या आपको? आप जो कह रहे हो वो सत्य है कि महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। पिताजी कहते थे अति महत्वाकांक्षी नहीं, ये चीज़ मुझे ही मिलनी चाहिए। अब जैसे जिलाध्यक्षों के भी चुनाव चल रहे हैं, तो जिलाध्यक्षों में किसी जगह 10 जनों ने फॉर्म भरा, किसी जगह 5 ने भरा, तो सब जने अपेक्षित थे, अपने आप को समझते थे भाई मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ। बनेगा तो राजीव जी एक, तो सर्व समिति से एक बना के जितने उम्मीदवार थे सब उनके साथ लग जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी। जैसा हम लोगों को जानकारी है, सब तरह के फीडबैक आप लेते हो, प्रशासन से आप मिलते हो, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, इनफैक्ट कई बार तो कि आप ये छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते, उसके साथ आप खड़े रहते हो। तो आपको लगता है कि आपके पिताजी को उनका एहसास होता होगा कि वो उनका बेटा ठीक काम कर रहा है, उनकी जो जनता है उनको राहत मिल रही है? मुझे ये कभी नहीं लगता कि पिताजी मेरे से दूर हैं। पिताजी मेरे छाया की तरह मेरे साथ चल रहे हैं, रोज़ मुझे बात कर रहे हैं और मैं उनके दिशा निर्देश से चल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती। भले ही चंपालाल बाठिया त्याग समर्पण का नाम रहते हुए आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बिरले ही होते हैं। जन्म भी एक ही दिन लेते हैं और देहावसान शरीर भी उसी दिन छोड़ते हैं। ये कोई आसान बात नहीं होती है। शास्त्रों में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में ये कहीं ना कोई चमत्कार ही होगा। और दूसरा चमत्कार ये कि गणपत बाठिया उनको फोटोकॉपी है। आमतौर पे कहते राजा का बेटा राजा होता है और पिता जैसा ही पुत्र होता है, और वाकई ये एक साक्षात हैं। लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपना काम करता है, निष्ठा से, ईमानदारी से करता है, ईश्वर भी कई बार उस पर मेहरबान होते हैं, तो फिर कोई भी पार्टी कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। फिर भी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का पूरा ध्यान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। खुद भी कहते हैं मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर उनके पिता के आशीर्वाद से, खुद की मेहनत से, सेवा वाले परिवार से, क्षेत्र की जनता के प्यार से कहीं ना कहीं गणपत बाठिया अपने पिता की तरह ही आगे बढ़ें। लेकिन ये जरूर कोशिश हो
दायित्व, और संगठन में जब दायित्व दिया जाता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दायित्व कहाँ और कैसे मिलेगा ये भविष्य में लिखा। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।